हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है चक्रव्यूह सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के कुछ सवालों की। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस वी विल गोइंग टू डिस्कस। और अगर मैं इस चैप्टर के बारे में अगर बात करूं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का सा ही चैप्टर है जिसमें कर्व स्केचिंग की जरूरत पड़ती है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके आप एरिया लिख देते हैं। ठीक है, पहले आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है, फिर उस एरिया को लिखना है और फिर आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो टॉप 5 बोल दीजिए या टॉप 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बढ़िया सवाल होंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नेम इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये रहा जी पहला सवाल। सिंस वीडियो रिकॉर्डेड है तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि पहले एक बार वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें, फिर आंसर मैच कीजिए प्लीज। ठीक है, कंसीडर ए फंक्शन एफ एंड जी दोनों आर से आर डिफाइंड है। एफ एक्स जो है वो ये वाला फंक्शन है और जी एक्स जो है वो ये वाला फंक्शन है। अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस थिंग। एरिया वो हमेशा मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब वो सारे पॉइंट्स जो आर क्रॉस आर मतलब एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हो जो इस चीज को सेटिस्फाई करे और इस चीज को सेटिस्फाई करे। जब मेरी नजर यहां पड़ी तो मैंने देखा कि एफ एक्स और जी एक्स के ग्राफ में से जो मिनिमम पार्ट है वो लेना है। तो मैंने एक हल्का सा एफ एक्स के ग्राफ का आइडिया लिया। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता तो ऐसा होता, बट एक्स स्क्वायर में 5/12 जोड़ रखा है तो 5/12 यूनिट से ये ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास में ग्राफ हो गया एफ एक्स का। अब हम जी एक्स के ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो जी एक्स का ग्राफ कैसा है सर? 3/4 मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3/4। इसका मतलब एक्स जो है वो -3/4 से लेकर 3/4 है, तब उसके अंदर ये वाला प्रोग्राम चलेगा। अदरवाइज सब जगह क्या है? 0 है। 3/4 से बड़े पर और -3/4 से छोटे पर जी एक्स इज 0। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो 3/4 यहां कहीं होगा और -3/4 यहां कहीं होगा। इसके राइट में y बराबर 0 वाली लाइन, इसके लेफ्ट में भी y बराबर 0 वाली लाइन। अब बात करते हैं सर -3/4 से लेकर 3/4 में क्या चल रहा होगा? तो ये वाला ग्राफ। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसमें 3/4 रखूं यहां पर तो 3/4 रखूंगा तो 4/3 मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 1 1 -1 0। तो वैल्यू आ रही है सर 0। अगर मैं इस पूरे में 0 रख दूं तो ये हो जाएगा 0 और 0 2 × 1 तो सर ये वाली वैल्यू चली जाएगी 2। और वापस -3/4 रखूं तो मॉड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू फिर से 0। और ये जो है वो मॉड का ग्राफ है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब आज समझो कि y बराबर मॉड x का ग्राफ पहले उसने लिया, फिर उसको -4/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 1 से ऊपर शिफ्ट किया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला जो पॉइंट है वो 2 पर पहुंच जाएगा। तो शेप यही रहने वाली है। दिस इज द ग्राफ ऑफ gx। ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ आप एक ही जगह प्लॉट कर लीजिए। ऑब्वियसली 5/12 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो दोनों ग्राफ्स को अगर मैं एक ही जगह प्लॉट कर लूं, दोनों ग्राफ को अगर मैं एक ही जगह प्लॉट कर लूं तो सर ये और ये, ठीक है, और ये वाला आपके पास में fx का ग्राफ हो जाएगा। ये वाला पॉइंट है जी -3/4, ये वाला पॉइंट है जी 3/4। ये gx और fx का ग्राफ मैंने एक ही एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। ये वाली जो चीज है ये बोल रही है कि हमें जो एरिया फाइनली कैलकुलेट करोगे वो -3/4 और 3/4 के बीच में रहना चाहिए। y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब अबव एक्स एक्सिस। और इन दोनों का जो मिनिमम पार्ट है, इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा उससे नीचे होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू। तो मैंने पूछा कि मिनिमम वाला पार्ट कौन सा है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करो, जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस जिसका ग्राफ नीचे लाई करे वो मिनिमम कंसीडर किया जाता है। तो ये लो सर, तो इस ग्राफ मिनिमम वाले ग्राफ के नीचे y एक्सिस के ऊपर -3/4 और 3/4 के बीच में, तो अगर आप एरिया ध्यान से देखेंगे तो वो एरिया ये वाला हो जाएगा। और आप हमेशा जब भी एरिया लिखो तो एक सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जहां पर भी सिमेट्री दिखे, तो यहां पर मुझे पता है कि ये ग्राफ लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के और राइट साइड में सेम होता है, सेम ये ग्राफ भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम होता है। तो ये टोटल एरिया हमसे पूछा गया है। ठीक है, टोटल एरिया को वो क्या बोल रहा है? अल्फा। तो अगर मैं एक तरफ वाले एरिया, ध्यान सुनिएगा प्लीज, अगर मैं इस एक तरफ वाले एरिया को ए बोल दूं, इफ आई से दिस इज इक्वल टू ए, अगर मैं इस पूरे को ए बोलूं तो जो नेट एरिया हमसे पूछ रहा है दैट इज 2 टाइम्स ए।
ठीक है। और अल्फा की जगह अगर मैं 2 टाइम्स ए रखूं, दैट इज 9 इंटू 2a, तो टोटल हमसे वो 18a की वैल्यू पूछ रहा है। और a क्या है? इस साइड वाला एरिया। चलिए जी, अब अगर इस साइड वाले एरिया को आपको देखना है, इस साइड वाले एरिया को अगर आपको देखना है, इस साइड वाले एरिया को अगर आपको देखना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सर ये वाला जो पॉइंट है, ऑब्वियसली दिस इज 0, ठीक है, नो नीड टू से दिस। और ये वाला सर पॉइंट क्या हो जाएगा? तो बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है सर? आप 0 के राइट हैंड साइड में हो, मतलब 0 के राइट साइड में हो, मतलब पॉजिटिव पार्ट पर हो, पॉजिटिव पार्ट पे हो, तो इस लाइन की इक्वेशन आपके पास में हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है, दिस इज y बराबर मॉड x, x पॉजिटिव है, तो दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 4x अपॉन 3। और इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या है सर? वो है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। तो सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों को क्या रख दिया? बराबर रख दिया। तो इसको अंदर भेजोगे सर, ये हो जाएगा 2 माइनस 8x अपॉन 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। ठीक है जी, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 8x बराबर 12x स्क्वायर प्लस 5। और यहां पर इसके डिनोमिनेटर में 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 4 है, सॉरी 12 है, तो कैंसिल करने पर सर यहां बचेगा 4। इसको इधर लेके जाओगे अगर आप, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 माइनस 8 4 जा 32x और बराबर 12x स्क्वायर प्लस 5। सारी टर्म्स एक तरफ, दैट इज 12x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 19 आ गया क्या? 19 और 5 24 हो गए, है ना? बिल्कुल सही। अब 12, 19 आ रहा है, एक आ रहा है 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 38 और ये कितना आ जाएगा? 6। बिल्कुल सही। तो सर हम इसको लिखने वाले हैं, दैट इज 12x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 6x, ताकि 32 आ जाए और दोनों का मल्टीप्लीकेशन वही आ जाए जो 12 इंटू 19 का होता है। बेसिकली क्वाड्रेटिक फैक्टराइज कर रहा हूं। तो दोनों में से मैंने क्या किया, इसमें से आपके पास में आ जाएगा कितना? 2 कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही मैं 2x कॉमन लूंगा तो यहां पर आ जाएगा 6x प्लस 19 और इसमें से मैं माइनस 1 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 6x प्लस 19। तो 6x प्लस 19 का एक फैक्टर आ गया और एक आ गया 2x माइनस 1 का एक फैक्टर। सर यहां से आपके पास में x की वैल्यू एक तो हाफ आ गई और एक आ गई माइनस 19/6। सर जिस पॉइंट पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हाफ, ना कि माइनस 19/6। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमने करके दिखाई। अब हमें सिर्फ एरिया ए लिखना है। सामने देखते रहिएगा दोस्तों, एरिया ए कैसे लिखोगे सर? तो सर 0 से लेकर हाफ तक अपर कर्व कौन सा है? मतलब 0 से लेकर हाफ तक ये वाला जो कर्व है ये एरिया बाउंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस तो कुछ नहीं सर, 0 से लेकर हाफ, इसी कर्व का इंटीग्रेशन कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। और इसमें एक पोर्शन ऑफ द एरिया वो ये वाला भी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है सर? इसके लिए हम ट्राइंगल वाला मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज हाफ, बेस कितना है? बेस सर ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 3/4 माइनस 1/2। तो एलसीएम लेने पे सर ये आ गया 4, यहां पे आएगा 3 माइनस 2, सर ये आ रहा है 1/4। तो बेस की लेंथ है 1/4। फिर मैंने पूछा हाइट कितनी है, ये वाली हाइट। तो सर वो तो हाफ पर जो इस फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी या हाफ पर इस लाइन की जो वैल्यू आ रही होगी। तो मैंने कहा बता दे भाई, अगर मैं इसमें x की जगह हाफ रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? सर y की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1 माइनस 4/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 2 इंटू 1 माइनस 2/3, बोले तो सर ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2, तो इट इज 2/3। तो y की वैल्यू आ रही है सर 2/3, तो ये जो हाइट हो जाएगी ये 2/3 हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इसको इंटीग्रेट करोगे सर ये आ जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 12 और ये आ जाएगा x। अपर लिमिट हमें हाफ पुट करनी है, लोअर लिमिट हमें 0 पुट करनी है और इसका आंसर ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1/12। जब मैं इसमें हाफ पुट करूंगा तो ये 1/2 का क्यूब, दैट इज सर 1/8, 8 इंटू 3 24। और जब यहां पे हाफ पुट करूंगा सर ये आ जाएगा 5/24। यहां पे 1/2 पुट करोगे तो 12 इंटू 2 24। ठीक है, और 0 पुट करने पे सर 0 ही आएगा। और सर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2/24।
5 2 7 और 1 8, दैट इज 8/24, बोले तो 1/3। तो जो a है उसकी वैल्यू 1/3 आई, तो 18a की वैल्यू बता दो बेटा, तो सर वो आ जाएगी हमारे पास में 6। ठीक है, तो बेसिकली डायग्राम बनाना, फिर एरिया आइडेंटिफाई करना, फिर सिमेट्रिसिटी चेक करना, और एरिया में भी एक पार्ट हमें बिना इंटीग्रेशन के भी दिखाई दे रहा है, जो स्टैंडर्ड फिगर होते हैं, ट्राइंगल हो गया, सर्कल कहीं पे दिखाई दे तो उनके एरिया तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए जी, अगला पार्ट अगेन जे एडवांस 2020 का पूछा हुआ सवाल, बढ़िया सवाल है। वापस से मैं एक बार हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर खुद लिखें। फंक्शन आर से आर दोनों डिफाइंड है, बहुत बढ़िया। जी तो सर सिंपल फंक्शन है, एफ में मॉड वगैरह आ रहा है, ठीक है जी। द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय एफ एक्स जी एक्स एंड एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 कौन सी लाइन होती है सर? दैट इज वाई एक्सेस। ठीक है, तो ये तीन लोग, एक ये और एक ये और ये वाई एक्सेस, जिस एरिया की बाउंड्री होगी वो एरिया आपसे पूछा जा रहा है इसमें से। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पहले आपको एफ एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं मॉड की, तो ये जो मॉड है ये कहां जीरो हो रहा है सर? ये x माइनस 1 को अगर हम जीरो रखें तो ये x की वैल्यू 1 पर जीरो हो रहा है। तो इफ आई टॉक अबाउट 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू लोगे, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड इसको एज इट इज खोल देगा, तो ये आ जाएगा सर e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर, ये एज इट इज आया, बाहर एक माइनस साइन ऑलरेडी था। ठीक है सर, अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी लूं, 1 से छोटी, तो ये मॉड जो है इसको पता चला कि अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ मॉड x माइनस 1 कैसे ओपन होगा? इस मॉड के आगे खुद एक माइनस साइन आएगा, तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो दिस इज e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1, जो कि होता है 0। ठीक है, ठीक है सर। और जो gx है वो क्या है सर? gx तो एक सिंपल सा ग्राफ है, ये वाला। अब हमें दोनों का ग्राफ बनाने के लिए आप चाहो तो आप dy बाई dx और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु अगर मैं एक सिंपल, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट पुटिंग मेथड से इसका ग्राफ बनाएं, तो जैसे fx जो है वो 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए 0 हो गया, और हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो मैं इसके लेफ्ट में जा नहीं रहा हूं। 1 से छोटे के लिए 0 हो गया, 1 पर वैल्यू इसकी कितनी आ रही है सर? वो भी 0 आ रही है। उसके बाद में जैसे जैसे आप वैल्यू रखोगे, खुद देखो ना ये ग्राफ क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन की इक्वेशन क्या है सर? ये ऐसा लिखा हुआ है। अब जैसे जैसे आप 1 से बड़ी वैल्यू बढ़ाओगे, ये बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ेगा, मतलब सर ये तो बढ़ रहा है, -1 अपॉन ये वाली चीज भी बढ़ रही है, तो ये वाली पूरी चीज क्या हो रही है? घट रही है। तो ये पूरा ग्राफ लिफ्ट अप होने लगेगा, यहां से ये ग्राफ एक ऐसी शेप बना लो आप, हमें नहीं पता, बट हाँ सर अब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आने लगेगी। और अगर मैं इसकी x की वैल्यू 0 पर बात करूं, तो x को 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 1/e प्लस e, और यहां पे आ जाएगा 1/2। मतलब सर 0 पर भी ये कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू लेकर चल रहा है gx, है ना? है ना? अब उसके बाद में ये क्या करेगा सर? हमें नहीं पता, मतलब इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, बिकॉज वो तो अपने आप एरिया में काउंट हो ही जाएगा। तो हमने एक बेसिक सी शेप लेते हुए ये मान लिया कि ये इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये इंटरसेक्ट नहीं करे तो फिर काहे का एरिया सर? समझ गए? तो मैंने ये मान लिया कि सर ये वाला कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। सर आपको कैसे पता? एक बच्चा बोल रहा है कि आपको कैसे पता कि इसकी शेप यही आएगी? मैंने कहा देख, एग्जैक्ट अगर शेप निकालनी है तो तुझे dy बाई dx और AOD का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट उसने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस, fx और gx जिसकी बाउंड्री हो वो एरिया बताओ। तो हमने क्या किया, एक मान लिया कि ये कहीं ना कहीं पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा है। तो हमसे बेसिकली ये वाला एरिया पूछा है। अब इस एरिया को लिखने के लिए अब आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस, fx और gx का कर्व मिलकर जो एरिया बना रहे हैं वो यही है। अब सर एक काम करते हैं, पहले तो ये अल्फा निकाल लेते हैं और या फिर हम एरिया लिख लेते हैं। मैंने कहा एरिया बता दे कैसे लिखना है। तो सर यहां से लेकर यहां तक आप सकते हैं देख पा, है ना, कि यहां से लेकर यहां तक दिस इज नथिंग बट, ये जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया है, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। इस एरिया को बोल देते हैं A1, इस एरिया को बोल देते हैं A2। तो A1 जो है वो क्या है सर? 0 से लेकर 1 तक जितना gx ने x एक्सिस के साथ एरिया बनाया, तो gx ने जो x एक्सिस के साथ एरिया बनाया उसमें क्या करो, gx वाली टर्म को इंटीग्रेट कर दो, खेल खत्म, है ना? gx वाली टर्म को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपके पास में A1 आ जाएगा, सीधा सीधा ये वाला एरिया A1 आ जाएगा।
ना व्हाट अबाउट A2? तो पहले मैं A2 लिख लेता हूं, फिर हम बात करेंगे कि A2 निकालना कैसे है। A2 में सर gx वाला कर्व ऊपर चल रहा है, नीचे fx वाला कर्व चल रहा है, तो 1 से लेकर अल्फा gx वाले कर्व की इक्वेशन हमें पता है, दिस इज 1/2 e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस एक्स। ये हो गया सर पूरा का पूरा आपके पास में gx, है ना। या फिर हम इस पूरे एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सिंपल सी कहानी है। एक और तरीका है कि हम एक काम करें कि gx की एरिया निकाल लेते हैं, मतलब x एक्सिस के साथ 0 से लेकर अल्फा तक का एरिया निकाल लेते हैं। तो मतलब आपने ये पूरा एरिया लिख दिया, ध्यान सुनना, ठीक है। उसके बाद में सर 1 से लेकर fx, 1 से लेकर अल्फा तक fx जितना ग्राफ बना रहा है या जितना एरिया बना रहा है x एक्सिस के साथ, वो निकाल लेते हैं और दोनों को घटा देते हैं अब की बार। तो मैंने क्या किया, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, इसमें A1 A2 नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, बट एक नया तरीका थोड़ा छोटा दिमाग में आ गया तो वो वाला तरीका देख लेते हैं। हमने क्या किया, पहले हम gx का एरिया लिख रहे हैं फ्रॉम 0 से लेकर अल्फा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 0 से लेकर अल्फा मैंने कौन सा एरिया लिखा है, तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये वाला एरिया लिखा है। ये पूरा जो इस पिंक बॉक्स के अंदर आएगा, ये वाला एरिया मैंने लिख दिया, ठीक है, हाँ है ना। इस एरिया को, पिंक वाले एरिया को मैं बोलना चाहूंगा, इसको मैं बोल देता हूं A1, ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरा एरिया हमारे पास में है, जो हमें दूसरे एरिया की जरूरत पड़ेगी, वो कौन सा हो जाएगा सर, वो हो जाएगा ये वाला। अगर मैं ये वाला एरिया घटा दूं तो सर इसको हम लिख लेते हैं, दैट इज A2। तो A2 क्या आ जाएगा सर, A2 आ जाएगा 1 से लेकर अल्फा, और ये एरिया सिर्फ fx, व्हाइट वाला ग्राफ जो चल रहा था, fx और x एक्सिस के बीच में है। तो fx की जो इक्वेशन है वो वाली लिख दो आप, दैट इज e की पावर x माइनस 1 माइनस, इसको अंदर भेजो, e की पावर 1 माइनस x। और हमारा जो FNF हो जाएगा इस सवाल का, वो A1 प्लस A2 नहीं, A1 माइनस A2, क्योंकि इस पिंक वाले में से जब आप ये वाला एरिया घटाओगे तो बचा हुआ जो आपका है वो आंसर कहलाएगा A1 माइनस A2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप सकते हैं देख पा कि यहां पर दो टाइप के इंटीग्रेशन चल रहे हैं। e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन बता दो भाई, तो e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x माइनस 1 ही, है ना, है ना। और e की पावर 1 माइनस x का इंटीग्रेशन, सर e की पावर 1 माइनस x का इंटीग्रेशन होता है ये वाला, ठीक है भाई, है ना। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मैंने पूछा कि ये कितना आ जाएगा सर, हाफ बाहर e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, और e की पावर 1 माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस x हो जाएगा, और सर ये आ जाएगा 0 से लेकर अल्फा, ठीक है ना। और अगर मैं यहां बात करूं A2, पहले काम करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सर ये कितना आ जाएगा, 1/2 दैट इज e की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस अल्फा, अपर लिमिट पुट कर दी है मैंने, माइनस जब मैं लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो 0 पुट करने पे क्या बन रहा है सर, दैट इज e की पावर 0 माइनस 1 दैट इज 1/e, e की पावर माइनस 1 1/e होता है, और जब यहां पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस e, ठीक है। और अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 प्लस, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में एक और माइनस साइन आएगा, तो e की पावर 1 माइनस x, और इसमें भी सर हमें 1 से लेकर अल्फा जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ। तो A2 क्या आ गया सर, ये आ गया e की पावर अल्फा माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस अल्फा, अपर लिमिट पुट की अल्फा इसके अंदर, और लोअर लिमिट जब मैं 1 पुट करूंगा तो सर e की पावर यहां भी 0 यहां पर भी 0, e की पावर 0 इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। अब आप मुझे बता दो व्हाट इज A1 माइनस A2, ठीक है। A1 माइनस A2 है कितना, वो बता दीजिए प्लीज। तो चेक कर लेते हैं सर, कोई इसमें घबराने और डरने वाली बात तो है नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो जब मैं इसको अंदर भेजूंगा, ध्यान सुनना, तो ये आएगा e की पावर अल्फा माइनस 1/2
माइनस के बाद में सर e की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, और सर ये -1/2, और ये लिखा हुआ है 1/e को e की पावर -1 और -e। आप सकते हैं देख कि e माइनस e की पावर -1 है, तो मैंने अगर इन दोनों में से एक माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहां हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा e माइनस e की पावर -1। इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, नेगेटिव साइन मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो मैं आपसे अब पूछ रहा हूं कि व्हाट इज a1 माइनस a2, क्योंकि फाइनली हमें वही निकालना है। तो a1 माइनस a2 क्या आएगा सर? तो a1 है e की पावर अल्फा -1 अपॉन 2 माइनस e की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, है ना, और प्लस 1/2 e माइनस e की पावर -1, है ना। ये तो हो गया a1। अब इसके आगे माइनस साइन लगा रहा हूं, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर अल्फा -1, इसके आगे भी माइनस e की पावर 1 माइनस अल्फा, और माइनस माइनस सर ये हो जाएगा प्लस। अब जो जो टर्म्स क्लब हो रही हैं वो टर्म्स क्लब कर देते हैं, जो जो टर्म्स क्लब हो रही हैं वो टर्म्स क्लब कर देते हैं। जैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, मतलब ये समझो कि ऐसा लिखा हुआ है x अपॉन 2 और यहां लिखा हुआ है सर -x, है ना। e की पावर अल्फा -1 को हमने क्या किया, x बोला अगर, तो सर इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में कितना, माइनस ऑफ e की पावर अल्फा -1 अपॉन 2, है ना। और ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, तो अब की बार क्या लिखा हुआ है, -x अपॉन 2 -x, तो ये हो जाएगा सर -3/2 e की पावर 1 माइनस अल्फा, है ना। और सर ये लिखा हुआ है +2, और यहां पर आपके साथ ये जो लिखा हुआ है इस टर्म को छेड़ो भी मत, क्योंकि ये एज इट इज आंसर में जाने वाली है। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है ये वाला पार्ट किसके अंदर आ रहा है सर, इन दो के अंदर आ रहा है। अब ये वाला चेक करना है। अब सर एक बात बताओ, ये कौन है अल्फा, और इसकी वैल्यू कहां से निकाले? मैंने कहा देख यार, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो हमने अब तक निकाला ही नहीं समझे, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। हाँ, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया, घबराना मत। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है ये आपके पास में अपना a1 माइनस a2 है, सामने देखते रहिएगा। अब सर fx की 1 से बड़े वाली ब्रांच, दैट इज e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1, ठीक है, x 1 से बड़े के लिए। fx तो ये लिखा हुआ और gx सर ये वाली चीज है, 1/2 e की पावर x माइनस 1, इसको अंदर भेज दो, दिस इज ऑल्सो 1/2। अच्छा, ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेकर ऐसा लिख दूं x माइनस 1, है ना। चलो भाई, तो जब ये इधर जाएगा सर ये हो जाएगा आपके पास में कितना, वापस इसमें से हाफ गया तो सर दिस इज 1/2 e की पावर x माइनस 1, और ये वाली टर्म जब इधर आएगी सर दिस इज 1/2 e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1, तो सर ये नेट आ जाएगा 3/2 e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1। e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 को आप लिख सकते हो 1/e की पावर x माइनस 1, है ना। तो 1/e की पावर x माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखना, जब ये टर्म इधर जाएगी तो e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली टर्म 2 कैंसिल, यहां पे आ गया 3, तो e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू आ रही है √3, और आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अल्फा बोला था, तो e की पावर अल्फा माइनस 1 की वैल्यू आ रही है सर √3। सर वैसे जब आप दोनों तरफ स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस √3 आएगा, तो माइनस √3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि e की पावर लेफ्ट साइड में e की पावर में लिखा हुआ आंसर, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो माइनस √3 आंसर हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, जहां जहां पे हमें e की पावर जैसे ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है सर, e की पावर अल्फा माइनस 1, इसको हमने लिखा √3/2 माइनस का, फिर सर यहां पर है -3/2, अगर ये है तो e की पावर 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, अरे इसका रेसिप्रोकल 1/√3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल करने से पावर नेगेटिव हो जाती है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो सर -3/2 इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 1/√3,
बस इन्हीं दोनों टर्म्स को देख रहा हूं अभी मैं। तो सर ये लिखा हुआ है आपके पास में √3 माइनस √3/2 माइनस √3/2, तो ये पूरा का पूरा सर माइनस √3 लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली सर फाइनल आंसर अगर हम बात करें तो ये रहा पॉजिटिव का 2, इन दोनों का एडिशन चल के आ रहा है माइनस √3, और साथ में आपके पास में 1/2 e माइनस e की पावर -1 है। देख लीजिए भैया कौन सा आंसर है। तो ये दोनों में 2 माइनस √3, ऑप्शन ए इज करेक्ट सर। सिंपल सा सवाल था। आ जाइए अगला सवाल जो दिखने में डरावना है वैसे बहुत आसान है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको पिक करने चाहिए जो दिखने में डरावने हो कि हाँ यार ये पता नहीं क्या ही पूछ लिया, एन और ये सब क्या है। ध्यान से देखोगे सवाल को अच्छे से तो आपको साफ साफ दिखाई देगा सर ये तो बहुत ही लल्लू सा सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कोई भी एक नेचुरल नंबर है, फंक्शन जो है डिफाइंड डोमेन 0 से 1 है, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अच्छा, n is such that the area of the region bounded by the curve x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, x बराबर 1 डॉटेड वर्टिकल लाइन, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस एंड y बराबर f एक्सिस 4, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो मतलब उसने एरिया हमें दे रखा है 4 है। तो सर हम एक काम करते हैं इसका ग्राफ बना लेते हैं। सबसे मजेदार चीज क्या है कि फंक्शन जो है वो 0 और 1 के बीच में है ना, और इसके कुछ पार्टीशन किए गए। एक आ रहा है 1/2n, 0 से 1/2n, 1/2 से 1/2n से लेकर 3/4n, 3/4n से लेकर 1/n और 1/n से लेकर 1। ठीक है जी, ये आपने इसके कुछ पार्टीशंस कर लिए। अब जरा देखना सर 0 से लेकर 1/2n, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। n एक कांस्टेंट है क्योंकि n इज नॉट ए वेरिएबल, वेरिएबल इज x। तो ये तो सर लीनियर रिलेशन लिखा हुआ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट बहुत होते हैं। जब मैं इस पूरे में x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पार्ट 0 हो गया, 1 इंटू n, ये क्या बनेगा सर, 0 पर वैल्यू आ रही है n। और अगर मैं इसमें x की जगह 1/2n रख दूं तो 1/2n रखते ये कैंसिल, ये आएगा 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा सर 0। तो ये यहां से लाइन गई, ये आ गई 0। अब 1/2n पर इसकी वैल्यू यहां पर 1/2n रखो तो ये भी कैंसिल, 1 माइनस 1 ये भी 0, तो मतलब ये यहीं से स्टार्ट होगी लाइन। अब इस पूरे में 3/4n रखो तो 3/4n, nn कैंसिल, यहां पे आएगा सर 2, 3/2 माइनस 1 तो 1/2 और बाहर बैठा था 2n, तो बेसिकली सर ये पूरा फिर से n आ गया। इस पर भी वैल्यू n आ रही है सर, ठीक है। अब आप 1/n रखो इसके अंदर, इसके अंदर 1/n रखो तो 1/n, नहीं इसमें 3/4n ही रख सकते हो आप, यहां रखिए प्लीज 3/4n यहां रखो पहले तो अगर मैं इसमें 3/4n रखूं तो ये n कैंसिल, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, बाहर एक 4n बैठा है, ये कैंसिल करोगे फिर से सर 3/4n पर इस लाइन की वैल्यू भी n ही आ रही है, मतलब यहीं से स्टार्ट होगी। और इसमें जब आप 1/n रखोगे तो ये बन जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। मेरे ख्याल से कहानी आपको आ गई है समझ, ठीक है। हाँ, ये 1/n वाला जो पार्ट है इसको यहां ले लेते हैं, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब उसके बाद में सर लास्ट में आपको वैल्यू 1 रखनी है। अगर मैं 1/n यहां रखूं तो ये भी 0 बन रहा है, मतलब अगली जो लाइन है वो भी यहीं से स्टार्ट होगी। अगर मैं इसमें 1 रखूं तो ये बन जाएगा सर 1 रखने पर n माइनस 1 इंटू n अपॉन n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया सर, ये पूरा फिर से n आ रहा है। तो लियो भाई, अब उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n इस प्रकार निकालना है आपको, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस, x बराबर 1 डॉटेड वर्टिकल लाइन, x बराबर 1 ये वाली लाइन होगी, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस एंड y बराबर fx। तो इन दोनों लाइंस के बीच में y एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के साथ और फंक्शन के बीच में, तो द नेट एरिया हो जाएगा वो एरिया सर ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है फटाफट ये एरिया बता दीजिए, और ये एरिया आपको 4 दे रखा है, इफ द एरिया इज 4। चलो भाई, अगर एरिया 4 है तो सर हम तो ट्राइंगल के हिसाब से लिख रहे हैं, हाफ बेस कितना है सर 1/2n और हाइट कितनी है सर n, प्लस बेस कितना है सर, इस पूरे का लिखते हैं हाफ, 1/n में से 1/2n गए तो 1/2n ही बेस आएगा
और हाइट कितनी हो जाएगी सर, दैट इज n, और सर ये कितना आ जाएगा सर, दिस इज हाफ, दिस इज बेस इज 1 माइनस 1 बाय n, और हाइट कितनी हो जाएगी सर, दैट इज n। साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं सभी में से n/2 ले लू कॉमन, n और हाफ, n और हाफ, n और हाफ कॉमन ले लू, तो यहां बचेगा 1/2n प्लस 1/2n और 1 माइनस 1/n। अब इन दोनों का एडिशन आएगा 1/n, जो इसको उड़ा देगा, तो बेसिकली सर ये वाला आ गया n/2, ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है 4, तो n/2 बराबर 4 बोले तो n की वैल्यू आ गई सर 8। अब वो बोल रहा है देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द fx, तो फंक्शन n वाले पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं रहा सर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स, यही इन पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और इन सब पे वैल्यू कितनी आ रही है 8, क्योंकि n की वैल्यू 8 आई, तो इस पूरे में 8 विल बी कॉल्ड एज FNF। फाइनल सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, 8। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अगले सवाल पे, जो कि खतरनाक सवाल है, बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें क्या है, कैलकुलेशन बहुत जोरदार करवाई गई है। ठीक है, अगर आप इस सवाल को याद रखना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत याद रखिएगा प्लीज। इतना जोरदार है कि मुझे इसके ऑप्शन जो है वो एक ही स्लाइड पे नहीं आ रहे थे, तो मुझे अगली स्लाइड पे इसके ऑप्शन छापने पड़े दो दो करके। ए और बी ऑप्शन यहां है, सी और डी ऑप्शन यहां है। तो पहले आप इस सवाल को पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद में फिर ये ऑप्शंस देख लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर ये वाले ऑप्शंस देख लो। ठीक है, चलिए अब इसकी कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना जरा क्या है। उसने बोला कि एक फंक्शन डिफाइंड है जिसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों 0 से 1 है, और फंक्शन है ये वाला। ओहो, क्यूबिक फंक्शन है सर, ये तो बहुत जोरदार। मैंने कहा यस। नाउ कंसीडर द स्क्वायर रीजन। स्क्वायर रीजन मतलब 0 से लेकर 1 एक्स एक्सिस पर और 0 से लेकर 1 वाई एक्सिस पर। जी सारे पॉइंट्स जो कि सेट एस से बिलोंग करते हो। सेट एस कौन सा है? 0 से 1। सेट एस सर ये वाला है कि आप एक्स एक्सिस पर 0 से लेकर 1 लो और वाई एक्सिस पे 0 से लेकर 1 लो, तो ये जो बनेगा सर, इसमें लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेट एस से बिलोंग करता है। ठीक है, अब जी एक रीजन डिफाइन किया गया है जिसमें एक्स वाई वाले पॉइंट्स इस रीजन से उठाए जाएंगे। उनमें खास बात क्या है कि वो वाई, उनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एफ से ऊपर है। तो वाई कोऑर्डिनेट एफ से ऊपर हुआ मतलब वो सारे के सारे पॉइंट जो एफ से ऊपर लाई करते हैं उसको रीजन जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अबव वाला क्या होगा? जी, और उसको वो बोल रहा है कि रेड ग्रीन रीजन। इस पूरे को वो ग्रीन रीजन बोल रहा है जो एफ के ग्राफ से ऊपर लाई करेगा इस बक्से के अंदर। फिर सर आर वो बोल रहा है कि वो सारे पॉइंट्स जिसका वाई कोऑर्डिनेट एफ से कम हो, मतलब एफ वाले ग्राफ के जिनका वाई कोऑर्डिनेट नीचे लाई करेगा, इज कॉल्ड एज रेड रीजन। तो नीचे वाले पार्ट को वो रेड रीजन बोल रहा है। लेट एल एच बराबर एक्स कॉमा एच, मतलब एल एच का मतलब क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द हाइट 0 से 1 के बीच में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और वो क्या है? y बराबर h। अब सर उसको x कॉमा h क्यों बोला है? क्योंकि देख इसमें y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, हमेशा h ही रहेगा जहां पर भी खींचोगे। x कोऑर्डिनेट आप वेरी कर सकते हो, और x कोऑर्डिनेट भी कहां तक? जितना सेट s के बिलोंग करे, मतलब इस बक्से के अंदर लाई करे। और हाइट मतलब जो आप लाइन खींचोगे हॉरिजॉन्टल वाली, 0 और 1 के बीच में खींचोगे, ये लिखा हुआ। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और 1 के बीच में है, और ये जो h है वो भी 0 और 1 के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो बेसिकली पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्चुअल में ये बॉक्स कैसा है, ये फंक्शन कहां से पास करेगा, पूरा आप इसका कच्चा चिट्ठा ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अब कहानी उस कैलकुलेशन के बेसिस पर स्टार्ट होगी। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, सारा का सारा ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस पर सर 0 से लेकर 1, और वाई एक्सिस पर भी सर 0 से लेकर 1। जो फंक्शन हमें डिस्कस करने के लिए दिया गया है सर, वो फंक्शन ये है। इसकी 0 पर वैल्यू आ रही है 17/36। एफ ऑफ 0 डाल के देखो, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, दैट इज 17/36। मैंने कहा 1 पर वैल्यू क्या आ रही है भाई? एफ ऑफ 1, तो दिस इज 1/3 माइनस 1 प्लस 5/9 प्लस 17/36। अगर मैं एलसीएम लूं तो ये आ जाएगा सर 12 माइनस 36, यहां पे आएगा कितना? 4 इंटू 5 20 प्लस 17, 20 और 17 37
प्लस सॉरी 37 में से 36 गए 1, 1 प्लस 12 दैट इज 13/36। तो 1 पर वैल्यू 13/36 आ रही है। बहुत बढ़िया। अब सर ये ग्राफ चलो मान लो ऊपर से स्टार्ट हुआ, ऐसे जाएगा या फिर सर ये ऐसे करते हुए जाएगा, कहां जाएगा सर वो समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा देख डिटेल अगर जाननी है तो तुझे फिर इसका dy/dx निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, f' कैलकुलेट किया। व्हाट इज f'? सर वो आ जाएगा 3x² - 2x + 5/9। डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं कहां जीरो हो रहा है। ये कैंसिल हो गया, एलसीएम लोगे तो दिस इज 9x² - 18x + 5 बराबर 0। 9 × 5 45 हो गया ना, है ना। 18 चाहिए आपको। वापस देखना जरा, यहां पे 5/9 आ गया, यहां पे आएगा 2x, यहां पे 3x² / 3, बिल्कुल सही। तो कैसे किया जाए सर, 9 × 5 45, तो 15 और 3 हो तो गए। ऐसे ही परेशान हो रहे हो सर, मैंने कहा कई बार हो जाता हूं, कोई बात नहीं। सर इस पूरे में से आप एक काम करो, 3x कॉमन ले लो, दिस इज 3x - 5, -1 कॉमन लोगे तो 3x - 5। तो दो फैक्टर्स आगे 3x - 1 और 3x - 5 बराबर 0। x की वैल्यू 1/3 और 5/3, है ना। 5/3 सर 1 के राइट में लाई करता है, तो इसको मारो गोली, ये हमारे किसी काम का नहीं है। 1/3 पे कहीं ना कहीं ये सर वैल्यू अटेन करेगा। अब f(1/3) क्या है वो और निकाल लो यार, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सर सवाल क्या है, मैंने कहा वो ऑप्शन तुमने पढ़ लिए होंगे, सवाल तो बहुत ही जोरदार है। अभी आते हैं उस चीज पे, अभी सारी एक बार प्लॉटिंग कर ले। तो 1/3 कितना हो जाएगा, यहां रखोगे आप 1/3, सर ये आ जाएगा 3 ऑलरेडी है, 1/3 का क्यूब दैट इज 27 - 1/9 प्लस 5, यहां रखा 1/3 27, और ये लिखा हुआ है सर 17/36। ठीक है जी। तो सर एक काम करते हैं, इसको 3/27 लिख देते हैं, है ना, है ना। तो ये लिखा हुआ है 1/81 माइनस इसको लिख रहा हूं 9/81, है ना। अरे एक 3 और मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, कैलकुलेशन में थोड़ा फायदा मिल जाए। और सर इसमें एक काम करो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो सर, ये लो, तो ये आ जाएगा 16/81 माइनस 9 बटे, है ना, 15 और 1 16 में से 9 गए, तो ये आ जाएगा 7/81, और ये लिखा हुआ है 17/36। तो ये काम करते हैं, इस पूरे में से 1/9 ले लेते हैं कॉमन, तो 7/9 प्लस 17/4, ये इधर जाएगा 28, और 17 इंटू 9, 9 और 6 15, 153, 153, और ये आ जाएगा सर 36 इंटू 9, है ना। ऊपर कितना लिखा हुआ है 153 और 28, 181, और नीचे कितना लिखा हुआ है 654, 27 और 5 32, 181/324। आई बिलीव ठीक ही किया होगा मैंने। तो f(1/3) जो है वो 181/324 आ रहा है। ठीक है भाई। अब जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो सभी ऑप्शन में 1/4 और 2/3 का जिक्र है। h क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जहां पर आप लाइन खींचोगे। तो मैंने कहा देख यार थोड़ा सा यहीं पर ही बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, 0 पर वैल्यू 17/36 आई, और 181/324। ध्यान रखना ये जो क्यूबिक है ये वैसे ऐसे बनेगी। ठीक है, एक आपका ये वाला पॉइंट आया था 5/3 जिसमें मिनिमम बन रहा था। सर आपको कैसे पता ये क्यूबिक ऐसे बनेगी, क्योंकि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो x को इंफिनिटी ले जाने पे y इंफिनिटी जाएगा, और दूसरे वाला जो पॉइंट है वो 1/3 आपने निकाला। तो इसका मतलब सर ग्राफ जो है वो इससे ऊपर जाकर फिर यहां कहीं एंड करेगा ऐसे। ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी सर 0 पर जो आ रही है दैट इज 17/36, फिर 1 पर जो वैल्यू आ रही है, 1 पर जो वैल्यू आ रही है सर दैट इज 13/36, और ये वाली जो वैल्यू आ रही है 1/3 पर जो वैल्यू आ रही है
वो आ रही है सर 181/324। अब इन सभी नंबर्स के बीच में ही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये दो नंबर्स कहां लाई करेंगे, कौन कौन से दो, 1/4 और 2/3। तो 1/4 क्या 13/36 से नीचे लाई करता है क्या? तो 13/36 और 1/4 में कंपैरिजन करना है। हाँ सर, नीचे लाई करेगा क्योंकि ये बड़ा है। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे सर, ये कितना आ जाएगा 52 और 36। तो 1/4 जो है वो तो यहां लाई करेगा, ठीक है। और 2/3 की बात करना चाह रहा हूं तो 181/324 से कंपेयर कर लेते हैं। 181/324 को 2/3 से कंपेयर करना है। ये इधर जाएगा 3 और इधर जाएगा 6। हाँ सर, यही बड़ा होगा, तो 2/3 इसके ऊपर लाई करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने वाला है ना भाई, वो यहां पर और यहां पर, इसके और इसके बीच में खींचेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। हाँ सर, इसके और इसके बीच में खींचने वाला है, और ये वाला पॉइंट हो गया जी। यहां से यहां तक जो है वो एच लाई करता है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस? देयर एग्जिस्ट एन एच बिलोंगिंग टू 1/4 से 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन above LH and equals to the area of the green region below LH। अब एक बार बताओ ग्रीन रीजन है कौन सा, पहले ग्रीन और वो भी मार्क कर लेते हैं। सर जो ऊपर लाई कर रहा है उसको उसने ग्रीन रीजन बोला है, ठीक है जी, ठीक है। जो ऊपर लाई कर रहा है उसको उसने ग्रीन रीजन बोला, ये वाला पूरा। ये पूरा का पूरा ग्रीन रीजन है। तो मैंने कहा यार ये एरिया भी निकालना पड़ेगा। ये ग्रीन रीजन है। इन दोनों लाइंस का मैं कलर चेंज कर देता हूं, और इसके नीचे जो रीजन लाई कर रहा है सर वो रेड रीजन है, ये वाला। अब अगर मैं एक बार एरिया कैलकुलेट करूं, कोई भी रेड या ग्रीन जो भी आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने रेड एरिया कैलकुलेट किया। क्यों सर, कोई भी क्यों? अरे मैंने कहा पूरे स्क्वायर का एरिया 1 है, क्योंकि ये देख ये वाली लेंथ कितनी है 1, और ये वाली लेंथ भी क्या है 1। तो पूरे स्क्वायर का अगर एरिया 1 है तो आप क्या बोलोगे सर, रेड निकाल लो ग्रीन निकाल लो, 1 में से घटा देंगे। तो मैंने कहा कि रेड रीजन निकालना स्टार्ट किया। तो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 1 तक, कौन से फंक्शन का? सो दैट इज x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस 17/36। ये वाला एरिया आप बता दीजिए। तो मैंने कहा देख कुछ नहीं, ये तो कितना है x⁴ और 4 से डिवाइड करेगा तो 12 माइनस x⁴3/3 प्लस 5/9 x²/2, तो ये आ जाएगा सर 18, और ये आ जाएगा 17/36x। अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी है, 1 और 0। तो 1 पुट करते ही सर ये आ जाएगा 1/12 माइनस 1/3 प्लस 5/18 प्लस 17/36। आई बिलीव एलसीएम आ रहा है सर 36। 12 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 12 और 18 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 10, और सर यहां पे आएगा 17। देखना भाई, तो सर ये कितना होगा -9, और ये आ रहा है पूरा का पूरा 18/36 माइनस 9 प्लस 10, तो 1 1 प्लस 17 18, सर ये आ रहा है 1/2। तो ग्रीन रीजन और रेड रीजन दोनों ही हाफ हाफ है, मतलब रेड बराबर ग्रीन रीजन बराबर हाफ। क्यों? क्योंकि नेट स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज नथिंग बट दैट इज 1। क्लियर है भाई ये वाली चीज? आई होप यू गॉट दिस। नाउ अब हमें क्या करना है सर, अब इधर आते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि हम क्या ऐसी एक लाइन खींच सकते हैं, उसका उसका y कोऑर्डिनेट 1/4 और 2/3 के बीच में लाई करना चाहिए सच दैट उस लाइन के ऊपर ग्रीन और नीचे ग्रीन बराबर हो। मैंने कहा अच्छा, तो ग्रीन वाला एरिया देख ले कहां पर है, ये रहा। कहीं पर भी एक लाइन खींचेगा, ध्यान सुनना, आप इस पूरे कहीं पर भी एक लाइन खींचो, आपने y बराबर h पे खींची है तो ये h हो गया, और पूरी लेंथ 1 थी तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा सर, ये वाली लेंथ 1 माइनस h। अब मैंने कहा इस लाइन के ऊपर का एरिया क्या होगा,
इस लाइन के ऊपर का एरिया होगा सर दैट इज हाइट इंटू, मतलब या फिर लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ तो इसकी कितनी है 1 माइनस एच, और हाइट कितनी है सर, या फिर ये लेंथ कितनी है दैट इज 1, क्योंकि ये वाली दूरी 0 से लेकर 1 तक है। तो ऊपर वाला एरिया 1 माइनस एच होगा और नीचे वाला एरिया क्या होगा सर, एच होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ऊपर वाला एरिया 1 माइनस एच, नीचे वाला एरिया क्या होगा, एच होगा। तो वो बोल रहे हैं कि क्या हम कहीं एक ऐसी लाइन खींच सकते हैं, उस लाइन के ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, लाइन के ऊपर का ग्रीन एरिया नीचे का ग्रीन एरिया बराबर होना चाहिए। तो मतलब जो ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए जो है वो ये बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि जहां पर भी आपने लाइन खींची उसके ऊपर का ग्रीन एरिया और नीचे का ग्रीन एरिया बराबर होना चाहिए, है ना। एक बात बताओ, जब इस लाइन के ऊपर नीचे उस, मतलब ये जो लाइन आप खींचोगे वो उस ग्रीन एरिया को 2 बराबर भागों में बांटेगी। टोटल ग्रीन एरिया है कितना सर, 1/2। 2 बराबर भागों में बांटना जरा सर, 1/4 और 1/4। अब लाइन के ऊपर जो एरिया आ रहा है वो आपने अभी अभी बताया कि लाइन के ऊपर हमेशा एरिया आएगा 1 माइनस एच। तो हमने एक काम कैलकुलेट किया कि 1 माइनस एच, ये जो एरिया है 1/4, ये 1 माइनस एच के बराबर है कि नहीं है। तो एच इधर, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो सर आपको ऊपर और नीचे ग्रीन एरिया बराबर करने के लिए तो एच का कोऑर्डिनेट 3/4 लेना पड़ेगा। क्या 3/4 इसके अंदर आता है? नहीं सर, 3/4 जो है वो 2/3 से भी बड़ा होता है। तो सर ये नहीं आता है, जबकि वो बोल रहा है कि अगर हमें बराबर एरिया बांटना है तो इस इंटरवल में क्या हम कोई लाइन खींच सकते हैं? तो आंसर इज नो, नहीं खींच सकते। देयर एग्जिस्ट ए लाइन सच दैट एरिया अबव, वापस अब ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि उस लाइन के ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला रेड एरिया, दोनों में ही रेड रीजन ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए। टोटल रेड रीजन हाफ है, ऊपर 1/4, ऊपर नीचे भी 1/4, तभी होगा, है ना। तो such that the area of the red region above the line equals to the area of the red region below the line, है ना। तो अब की बार अगर मैं बात करूं, तो इसके ऊपर वाला एरिया कितना आ रहा है सर, 1 माइनस एच, और इसके नीचे वाला एरिया कितना आ रहा है सर, दैट इज एच। तो ये इसके बराबर हो सकता है, अगर आप इसके बराबर करोगे तो हो जाएगा। बट आप यहां देखना जरा, जब आप इसमें इसके जो नीचे वाला एरिया था वो कितना आ रहा है, एच। अब बच्चे ये बोलेंगे कि सर अगर हम एच को 1/4 के बराबर करें तो आ तो गया ये वाली चीज, नहीं समझे। जैसे इसमें भी, जैसे मैं यहां बोलूंगा ऑप्शन बी में कि अगर आप एच का वैल्यू 1/4 ले लेते हो, इसको बराबर कर दो दोनों एरिया को, तो एच का कोऑर्डिनेट 1/4 उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक बच्चे ने यह भी बोला कि सर लाइन के ऊपर वाला एरिया बराबर मत करो, नीचे वाला एरिया जो एच है वो बराबर कर दो। तो मैंने कहा अगर आप एच की वैल्यू 1/4 इस केस में बोलते हैं, ध्यान सुनना, तो इस डायग्राम को ध्यान से देख ले, अगर h बराबर 1/4 पे लाइन खींचेगा, इसके नीचे कोई ग्रीन एरिया है क्या? नो सर। तो ये जो पार्ट आपने डिस्कस किया है ना, इसमें h की वैल्यू 1/4 यहां से भी आएगी और यहां से 3/4 भी आएगी। 3/4 तो इस एरिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट सर 1/4 पे अगर आप चेक करोगे तो उस लाइन के नीचे कोई ग्रीन एरिया है ही नहीं, जबकि इस केस में सर बिंदास चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप h बराबर 1/4 पे लाइन खींचते हो, तो उसके नीचे रेड रीजन है, ठीक है, तो अब की बार एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सही सर, h बराबर 1/4 आ रहा है, यहां लगी हुई क्लोज ब्रैकेट, बिल्कुल सत्य वचन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है भाई। अब आते हैं सर हम ऑप्शन सी पर। देयर एग्जिस्ट एच सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन, लाइन के ऊपर ग्रीन इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन, इसके नीचे रेड। क्या ये दोनों अगर हम बराबर करें, लाइन के ऊपर ग्रीन और नीचे रेड, फिर हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो क्या वो एच की वैल्यू इस रीजन के अंदर लाई करती है क्या, है ना। तो मैंने कहा देख यार, 2 सिनेरियो है यहां पे, बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो आप कहीं पर भी एक रैंडम लाइन खींचकर इंटरसेक्टिंग मानते हुए, यहां पर एक रैंडम लाइन खींचकर इंटरसेक्टिंग मानते हुए
इसके ऊपर कितना ग्रीन है, इसके नीचे कितना रेड है, और वापस उसके ऊपर कितना रेड है और नीचे कितना ग्रीन है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक काम करते हैं, आप ऐसे समझो कि सर ये उसकी मिनिमम वैल्यू है जहां पर आप h को मिनिमम ला सकते हो, और ये उसकी मैक्स वैल्यू है ना। अब एक काम करते हैं, मैक्स और मिन दोनों चेक कर लेते हैं। तो जब आप h की वैल्यू, ध्यान सुनना, जब आप h की वैल्यू 2/3 लोगे, जब आप h की वैल्यू क्या लोगे 2/3, तब h बराबर 2/3 पर लेने पर इसके ऊपर रेड एरिया कितना है और इसके नीचे रेड एरिया कितना है। सर अगर आपने 2/3 पर लाइन खींची है तो इसके ऊपर रेड एरिया तो 0 है और नीचे इसके रेड एरिया पूरा का पूरा दैट इज हाफ है, ठीक है। फिर 2/3 पर इसके ऊपर ग्रीन एरिया कितना है, तो सर अगर ये वाला 2/3 है, ये पूरी लेंथ 2/3 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बची 1/3, 1/3 इंटू 1, तो ऊपर ग्रीन एरिया 1/3 है और नीचे ग्रीन एरिया कितना है सर, दैट इज 1/3 को आप घटा दीजिए 1/2 में से, क्योंकि टोटल ग्रीन एरिया 1/2 है, 1/3 ऊपर लाई कर रहा है तो नीचे कितना लाई करेगा, सो दैट इज 1/6। तो जब आप h बराबर 2/3 पे लाइन खींचते हो तो ये सिनेरियो है, ऊपर रेड कितना है नीचे रेड कितना है। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि h बराबर 1/4 पे आप लाइन खींचते हो तो 1/4 के नीचे रेड कितना है, देख लो इस लाइन के नीचे रेड कितना है। सर जब हम इसमें नीचे रेड की बात करेंगे तो वो आ जाएगा सर हमारे पास में 1/4, क्योंकि आपने h की वैल्यू 1/4 ली है और मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये पूरा का पूरा एरिया रेड है। और ऊपर रेड कितना होगा सर, टोटल अगर रेड हाफ है, 1/4 नीचे लाई करता है तो 1/4 ऊपर लाई करेगा। इसके नीचे ग्रीन कितना है सर, दैट इज 0, ऊपर ग्रीन कितना है सर, वो पूरा का पूरा हाफ है। अब आपने धीरे धीरे मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाना स्टार्ट किया। मिनिमम से मैक्सिमम मतलब आपने धीरे धीरे इस लाइन को ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपने इस लाइन को स्लाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब आप धीरे धीरे इस लाइन को स्लाइड करना स्टार्ट करोगे तो सर चीजें यहां से यहां पर कन्वर्ट होंगी, ठीक है, यहां से जो है यहां जाएंगी। अब क्या ऐसा सिनेरियो होगा बीच में, जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया, पहले जो ऑप्शन सी है ना वो ध्यान से पढ़ लेना। अभी हमें ऊपर चर्चा करनी है, ऊपर एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन, ऊपर ग्रीन रीजन की और नीचे रेड रीजन की। तो यहां देख भाई, जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, ऊपर ग्रीन और नीचे रेड देखते रहना, ठीक है। तो जब मैं यहां से यहां गया तो ऊपर था ग्रीन हाफ, हाफ से कम होता होता वो 1/3 के बराबर हुआ, और नीचे रेड, रेड 1/4 से बढ़ता बढ़ता 1/2 के बराबर हुआ। मतलब आप इसको ऐसे देखो कि मैं जब h बराबर 1/4 कर रहा हूं और h बराबर 2/3 है, ठीक है, ये h एक्सिस ले लो और ये आप एरिया वाली एक्सिस ले लीजिए। तो जब आप h की वैल्यू 1/4 ले रहे हो, h की वैल्यू 1/4 ले रहे हो तो ग्रीन एरिया कितना है, हाफ, ठीक है। ग्रीन एरिया कितना है सर, लाइन के ऊपर की बात कर रहे हैं अभी हम, लाइन के ऊपर की बात में ग्रीन एरिया कितना है सर, हाफ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ग्रीन एरिया है सर हमारे पास में हाफ। जब आप h बराबर 2/3 पर आए तो ग्रीन एरिया कितना है सर, 1/3, तो मतलब हाफ से कम हो गया सर, 1/3। वापस आइए प्लीज। अब रेड रीजन देखना है आपको नीचे, जब आप h बराबर 1/4 पे थे तो ग्रीन सॉरी रेड एरिया कितना है सर, 1/4, यहां पर कहीं पर है रेड, और कहां तक पहुंचा सर, वो हाफ तक गया। जब आप यहां पहुंचे तो वो हाफ तक आ गया। अब ये काम बड़ा ही स्लोली हो रहा है, ग्रीन रीजन तो घट रहा है और रेड रीजन यहां से ऐसे बढ़ेगा। रेड रीजन बिलो द लाइन है, ग्रीन रीजन अबव द लाइन है। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या दोनों बीच में एक बार बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो उसका जो h है क्या 1/4 और 2/3 के बीच में लाई करेगा, तो आंसर इज सर ऑब्वियसली यस, लाई करेगा। तो वो बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई h एग्जिस्ट करता है जहां पर हम एक लाइन खींचे तो लाइन के ऊपर ग्रीन और नीचे रेड बराबर होंगे क्या, तो आंसर इज यस। और सिमिलरली जैसे मैंने ये ग्राफ बनाकर सोचा है, देयर एग्जिस्ट एज सच दैट अब की बार लाइन के ऊपर रेड और नीचे ग्रीन, समझ गए, अब की बार
लाइन के ऊपर रेड और नीचे ग्रीन। आप इस ग्राफ को फिर से बना सकते हो, ये वाला जो बनाया आपने, कहां गया, ये रहा, ठीक है। अब की बार ऊपर वाले को रेड देखना है, नीचे वाले को ग्रीन देखना है, तो ऑप्शन डी भी जो है वो इसका एकदम सत्य लिखा हुआ है। हाँ सर, 1/4 और 2/3 के बीच में ऐसा होगा। अब ये है समझदारी वाला चीज, कैलकुलेशन बचाने वाला। अगर आप सच में जबरदस्ती करो कि भाई मैं तो एच निकालने ही चला जाऊंगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये क्या है सर, एक फंक्शन दे रखा है हमें, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन साइन के अंदर वेरिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ जो है वो 0 से लेकर हाफ है, बहुत बढ़िया, वो कैपिटल एफ है, ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर ए बिलोंगिंग टू 0 से लेकर दिस। एफ डैश ए प्लस 2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई बराबर एफ एक्स। एक बात बताओ, कोई भी अगर हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं कहां के बीच का एरिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एफ एक्स एंड एक्स बराबर ए। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर मैं इसका एरिया आपको लिखने के लिए बोलूं, ये एरिया आप कैसे लिखोगे सर? हम लिखेंगे दैट इज 0 से लेकर ए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया। ये जो एरिया है वो एफ डैश ऑफ ए प्लस 2 के बराबर है, ठीक है। देन फाइंड द एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 आपको बताना है। ना मजे की बात क्या है, यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ए वेरिएबल है। यस, क्योंकि आप इस एरिया को कंट्रोल किसके बेसिस पे कर सकते हो? ए को कम ज्यादा करके। ए को ज्यादा करोगे सर एरिया बढ़ता जाएगा, कम करोगे तो एरिया कम होता जाएगा। तो आप x बराबर ए वाली डॉटेड लाइन को क्या करोगे, इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो वेरिएबल इज ए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज एफ डैश ए। तो जब भी आपको कभी फंक्शन में इंटीग्रल साइन में वेरिएबल बैठा हुआ दिखाई दे, है ना, और आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो कौन सा रूल लगाओगे सर? दैट इज न्यूटन लेबनिज रूल। डिफरेंशिएट करते क्या करते हैं सर उसमें? 2 cos स्क्वायर, टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, दैट इज 2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय लोअर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज दिस। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एफ डैश ए, तो इस पूरे में x की जगह a पुट कर दीजिए प्लीज, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर? दिस इज 2 इंटू 2 4, एक यहां पर x बैठा है तो 4a, एंड दिस इज cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, है ना। 2 इंटू 2 4a cos स्क्वायर a स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस 2, और ये लिखा हुआ है सर cos स्क्वायर a, है ना, cos स्क्वायर a। ये तो हो गया एफ डैश ए, यहां लिखा हुआ है सर प्लस 2, और ये आपके पास इसके बराबर है 0 से लेकर a एफ डैश एफ एक्स डी एक्स। आपको एफ ऑफ 0 बताना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करो। आपको अगर ए में दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं, आप इसमें ए की जगह टी रख दो या वाई रख दो या फिर एक्स ही रख दो, ये वाला एक्स की जगह टी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको फील करना पड़ेगा कि वेरिएबल इज ए। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर? अपर लिमिट को हम फंक्शन के अंदर, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू ए वो आएगा 1, लोअर लिमिट इसके अंदर रखोगे तो माइनस एफ ऑफ 0, और लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव आएगा 0। सर 4 ए का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो दिस इज cos स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, और फिर उसके बाद में 4 एज इट इज, ए एज इट इज, 2 cos स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर समथिंग का डेरिवेटिव इज 2 cos ऑफ ए स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, और अंदर वाली टर्म जो है पहले तो cos का ही करो, दैट इज माइनस साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, और अब जो अंदर लिखा हुआ है सर उसका डेरिवेटिव दैट इज 2a, ठीक है।
माइनस इसमें क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4 cos a और ये आ जाएगा सर साइन a, फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि cos a का डेरिवेटिव माइनस साइन a, 2 का डेरिवेटिव गया। अब आप इस पूरे में a की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर पाई बाई 6, a की जगह 0 पुट किया सर, a की जगह 0 पुट किया तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी गई और a की जगह 0 पुट किया तो ये भी टर्म पूरी गई। cos सर ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है आपके पास में √3/2 है ना, तो √3/2 का होल स्क्वायर इज 4 3/4, तो बेसिकली सर पूरा आंसर हमारा आ गया 3, तो f ऑफ 0 इज 3। तो एरिया से न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगवाया है, बहुत ही जोरदार चीज करवाई है सर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।